माननीय सांसद जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरियाणा की राजनीतिक जो किस्से हैं, रोचक किस्से हैं, उस कार्यक्रम में। आज हम थोड़ा सा राजनीतिक किस्सों से अलग हटके एक मुद्दे पे चर्चा आपसे करना चाहते हैं। आपकी राय हम जानना चाहते हैं। पिछले 10 महीनों से लगभग किसान संगठन आंदोलनरत हैं कृषि कानूनों को लेकर के, कृषि बिलों को लेकर के। उसमें कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, लेकिन कोई हल अभी तक समाधान, उसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। तो कृषि कानूनों को लेकर के आपकी क्या राय है? कृषि कानूनों से किसानों को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? आप इसको अपनी दृष्टि में किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार इस समस्या का समाधान हो सकता है? तो इस पे प्रकाश डालने का काम करें ताकि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके और उनकी शंकाओं का समाधान हो सके। ये विषय बहुत ही विस्तृत लंबा विषय है, इसलिए मैं इस विषय को 3-4 शिफ्ट में, 3-4 एपिसोड में इसको पूरा कर पाऊंगा जी। आज मैं किसानों की जो मुख्य एक शंका है कि इससे मंडियां खत्म ना हो जाएं, एमएसपी की सरकार गारंटी दे दे, आज इस विषय के ऊपर मैं संक्षिप्त से चर्चा करूंगा जी। देखिए, भारत का किसान बहुत ही मेहनती किसान वर्ग है। एक समय जब भारत के अंदर विदेशों से अनाज आता था, आबादी 40 और 50 करोड़ के बीच में थी, तब भी देश में पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। सरकार ने किसान को संसाधन उपलब्ध करवाए और किसान ने उन संसाधनों को लेकर कृषि के ऊपर पूरी मेहनत की। और जहां हम अनाज के मामले में दूसरों पर निर्भर थे, आज केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि हमारे पास सरप्लस अनाज है और हम दूसरे भी कई देशों का पेट हम भर सकते हैं। और अगर भगवान ना करे 3-4 साल तक भी कोई अकाल पड़ जाए, कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि का कोई चक्कर आ जाए, तो भी भारत के भंडार इतने भरे रहते हैं कि उत्पादन जो कृषि का है वो इतना है कि हमें भूखे मरने की कोई नौबत आने वाली नहीं। हालांकि देश की आबादी आज 134-135 करोड़ के लगभग है, फिर भी हमारे पास सरप्लस अनाज है। इसका मतलब ये है हमारा किसान बहुत मेहनती है। लेकिन सवाल ये है, काफी लंबे समय से किसान इस बात के लिए दुखी था कि हमने इतना उत्पादन कर दिया, सरप्लस अनाज देश में पैदा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि एक घाटे का सौदा है और किसान को बहुत ज़्यादा आज भी सहायता की ज़रूरत रहती है, सब्सिडी की ज़रूरत रहती है। वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। इतने उत्पादन के बावजूद भी उसके आर्थिक हालात जो होने चाहिए कृषि के ऊपर आधारित रह के वो नहीं है। और इसके ऊपर लगातार वैज्ञानिक शोध होते रहे। एक सबसे बड़ा जिक्र जिस बात का किया जाता है हम स्वामीनाथन आयोग का करते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने बहुत सी सिफारिशें तय की, जिन सिफारिशों के आधार पर किसान की कृषि उत्पादों को लाभकारी बनाया जाए। केवल मात्र आत्मनिर्भर नहीं, कृषि के जो उत्पाद हैं वो लाभकारी स्थिति में आए और किसान और कृषि जो है, किसानी जिसको कहते हैं, वो घाटे का सौदा ना होके मुनाफे का सौदा हो। इस बात के ऊपर काफी विचार मंथन हुआ। 2008 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो इस रिपोर्ट का लागू नहीं कर पाए। लगातार किसान संगठनों इसके ऊपर आंदोलन भी किए, मांग की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई। 2014 में यूपीए सरकार चली गई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि हम कृषि को घाटे का सौदा नहीं मुनाफे का सौदा बनाएंगे। और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के पन्नों को पलटा और देखा कि किसान की भलाई किस तरह से की जा सकती है और खेती को किस तरह से एक कॉरपोरेट जगत की तरह लाभकारी स्थिति के अंदर लाया जा सकता है। इसके ऊपर काफी विचार मंथन हुआ और उसके बाद ये कृषि कानून तैयार हुए और ये लागू किए गए। अब जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहा था, उसी रिपोर्ट को आज के जो विपक्ष के लोग हैं लागू नहीं कर पाए और मोदी सरकार ने अगर लागू कर दिया है तो विपक्ष चला रहा है, किसान को भ्रमित कर रहा है
कि ये 3 काले कृषि कानून हैं। मैं एक एक कानून की आपके सामने विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि विषय लंबा है इसलिए मैं शुरू में इस बात को लेता हूं कि किसान को ये शंका है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कृषि को लाभकारी बनाना है या मंडियां चलानी है। किसान की जिम्मेवारी मंडियां चलाने की नहीं है। किसान को अपनी खेती के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी खेती लाभकारी स्थिति में कैसे आए। मंडियां चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर किसान को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सरकार ने किसान को यही कहा है कि तुम कहीं भी अपने उत्पाद को ले जाके बेच सकते हो। पहले क्या था कि आपको अपना उत्पाद, चाहे वो अनाज है, मोटा अनाज है, चावल है, दालें हैं, कुछ भी है, वो सीधा मंडी में ले जाना पड़ेगा। मंडी में उसके ऊपर मार्केट फीस लगेगी। उसके बाद आड़ती बेचेगा, चाहे वो सेलर को दे, चाहे वो फ्लोर मिल को दे, चाहे वो बिस्कुट फैक्ट्री को दे, कहीं भी दे, किसान सीधा नहीं बेचेगा। अगर किसान कहीं भी अपना उत्पाद किसी को सीधा बेचता था तो उस खरीदने वाले के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाता था, किसान को भी रोका जाता था और खरीदने वाले के ऊपर मंडी टैक्स लगाया जाता था। उस चीज से किसान को फ्री किया है कि किसान अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाके बेच सकता है, उसको किसी आड़ती या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें किसान का लाभ है या घाटा है कोई, ये किसान के लिए सोचने का विषय है। अब इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है? आज कृषि सेक्टर के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार के कितने संभावनाएं हैं, ये बात बहुत देखने की है, क्योंकि देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, उनसे ऊपर सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती, लेकिन बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम कॉरपोरेट जगत की तरफ जाएं, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, तो वहाँ स्किल्ड आदमियों की ज़रूरत होती है। स्किल्ड आदमियों की, स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने मंथन किया कि क्यों ना कृषि क्षेत्र में ऐसे रोजगार पैदा किए जाएं कि किसान को वहीं गांव में आत्मनिर्भरता मिल जाए। मिसाल के लिए नया कृषि कानून कहता है कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव में लगाइए, आप फ्लोर मिल गांव में लगाइए, आप बिस्कुट फैक्ट्री गांव में लगाइए। आप अगर मक्के का उत्पादन करते हैं तो अगर आपको लगता है कि कॉर्नफ्लेक्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और महंगा भी बहुत ज़्यादा बिकता है, तो मक्के की बजाय आप कॉर्नफ्लेक्स पैकेजिंग करके बेच सकते हैं, उसके आपको 3 गुना 4 गुना मूल्य मकई का मिल सकता है। तो काम आप गांव में करिए। तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने केवल मात्र कल्पना नहीं की, 1 लाख करोड़ रुपया उसके लिए निर्धारित किया कि किसान गांव में ही वेयर हाउस बनवा के गांव में ही अपनी फसल को स्टॉक करे और गांव में ही छोटी इकाइयों के माध्यम से ऐसे उत्पादन करे, पैकेजिंग करके उसको मार्केट में सीधी सप्लाई करे, ताकि किसान का जो आज उत्पाद है वो औने पौने भाव में मार्केट में जाने की बजाय वो सीधा बाजार में जाए। और जो बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो एक मूल्य का एक आपस का जो डिफरेंस है, जैसे किसान ने 2000 रुपये क्विंटल गेहूँ दे दिया, 20 रुपये किलो दे दिया, और अगर वो बिस्कुट खरीदेगा, आटा खरीदेगा तो 35 रुपये किलो मिलेगा। वो कहीं अगर ब्रेड खरीदेगा तो उसके मोल का पता ही नहीं, वो क्योंकि तौल में तो वो है नहीं। अब अगर वो मक्की बेचेगा तो तौल में बेचेगा, कॉर्नफ्लेक्स खरीदेगा तो पैकेजिंग के हिसाब से खरीदेगा। वो जितना रुपए की 1 किलो मक्की बेचता है उसके बदले में उसको 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स मिलेगी, यानी उससे 100 गुना सस्ती मतलब कम चीज उसको मिलेगी, तो उसी मूल्य के ऊपर मिलेगी। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, और ताकि गांव में ही रोजगार पैदा हो। पहले हमारे हिंदुस्तान में क्या था, एक प्रत्येक गांव स्वतंत्र इकाई था। गांव में कपास पैदा होती थी, उसको पीनने वाला भी गांव में था, उसको काटने वाला भी गांव में था, उसका कपड़ा बुनने वाला भी गांव में था, उस कपड़े को रंगने वाला भी गांव में था, तो कपड़े को सिलने वाला भी गांव में ही था। वो पूरा का पूरा कपास का काम गांव में उत्पाद होता था, तो गांव में सारी की सारी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती थी।
इसी तरह गन्ना गांव में पैदा होता था तो गांव में उसका गुड़ बन जाता, गांव में उसकी खांड बन जाती। उसमें पूरा का पूरा जो कृषक समाज है वो काम में लगा रहता, और कृषि के ऊपर आधारित जो लोग हैं उनको भी पूरा काम मिल जाता। आज कृषि के ऊपर जो आधारित लेबर थी, मशीनों ने जगह ले ली, अब वो खाली है। अब खाली है तो उसको क्या है, बीपीएल परिवार बन गए, वो धीरे धीरे गरीबी की रेखा में आ गए। गरीबी की रेखा में आ गए तो उनको अनाज की, दालों की, मिट्टी के तेल की और की सब्सिडी पिछली सरकारों ने देना शुरू कर दिया। अब वो आज भी चल रही है। ये नहीं सोचा कि सब्सिडी का जीवन कब तक ये लोग जिएंगे, इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा, इनके रोजगार तो छीन गए। अब नई व्यवस्था के तहत किसान को उस लेवल के ऊपर लाने के लिए नया कृषि कानून बनाया गया है। मैं सिर्फ एक कानून की आज बात कर रहा हूं जो मंडियों का विषय है, कि किसान को ये है कि मंडियां खत्म ना हो जाएं। मैं एक ये उदाहरण दे के, लंबा विषय है ये। आज कपास की इतने ज़्यादा मूल्य क्यों है, किसान को सोचना होगा। आज सरसों के इतने मूल्य ज़्यादा क्यों हैं, किसान को इस बात को सोचना होगा। आज धान के इतने ज़्यादा मूल्य क्यों हैं, किसान को लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं, इस बात को सोचना होगा। क्योंकि हालांकि ये कृषि कानून इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आए हैं और ये लागू नहीं हुए हैं। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनके ऊपर स्टे किया हुआ है, और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि 18 महीने तक हम इसको स्थगित कर देते हैं और आप इतने तक इनको अच्छी तरह से जांच लीजिए, परख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको हैरानी होगी कि जो गांव में यूनिट लगाने की, जो 1 लाख करोड़ रुपया गांव में वेयर हाउस खोलने की, छोटी यूनिटें बनाने की, लगाने की जो सरकार ने योजना की और उसके लिए बजट निर्धारित किया, हमारे किसान भाई हैरान होंगे। 70 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में गांव ही उत्पादन की इकाई होगा, गांव का कृषि में उत्पादन होगा, तो गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिटें लगेंगी और गांव से ही पैकेजिंग होके सीधी किसान की फसल किसान ही बाजार में बेचेगा। बीच में जो आड़ती बिचौला है, चाहे वो कमीशन खोर बिचौला है और चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिचौला है जो उसका प्रोसेसिंग करके बेचता है, वो तमाम लोग निकल जाएंगे और किसान और मार्केट सीधे जुड़ जाएंगे। जो किसान का उत्पादन है वो सीधा मार्केट में जाएगा, और किसान का जो फसल का मूल्य आज वो 2,000 रुपये कुंटल करता है, वो आखिरकार 20,000 के ऊपर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस होकर बाजार में जाएगा। ये बात किसान की समझ में आ जाएगी तो कोई आंदोलन नहीं करेगा, मैं कहता हूँ। और इस बात का अगर किसी को कोई उदाहरण लेना है तो आंध्र प्रदेश चले जाइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में यह बात आ गई, उनके समझ में आ गया कि कृषि कानून का असली मकसद क्या है और इसी कृषि कानून से किसान को क्या लाभ होने वाला है। और आंध्र प्रदेश में आप जाके देखोगे, वहां पर गांव स्तर पर इकाइयों शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले 4 सालों में आंध्र कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे ज्यादा लाभकारी स्टेट के रूप में अपना स्थान बनाने वाला है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। किसानों को एक बार जाके आंध्र प्रदेश देखना चाहिए। जो ये भ्रमित जो लोग कर रहे हैं किसानों को, ये किसानों के हमदर्द नहीं है, ये उसी व्यवस्था के हमदर्द हैं। ये बिचौलिया जो बीच में किसान के उत्पादन के लाभ को खा रहा था अब तक, ये उस व्यवस्था के जो हमदर्द हैं, वो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं। इस बात को किसान को समझना पड़ेगा। विषय बहुत लंबा है, मैं इसका विस्तार से फिर अगले एपिसोड में करूंगा। जो अगला जो किसान कहता है कि इसे जो एफपीओ की जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, और जो दूसरी बातें जो इस कृषि कानून में, दूसरे कानून में कही गई हैं, उन बातों के ऊपर मैं अगले उसमें सत्र में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्वामीनाथन आयोग ने किसान की भलाई के लिए जो सिफारिशें पेश की थी, जिनको मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार लागू नहीं कर पाई, उन्हीं सिफारिशों को और भी ज्यादा रिफाइंड करके, ताकि और भी ज्यादा किसान का लाभ हो सके, प्रधानमंत्री जी ने नए कृषि कानूनों में उनको लागू किया है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से अपने बात के माध्यम से ये भी कहता हूं कि भ्रमित ना हो। हिंदुस्तान का किसान बहुत ही मेहनती किसान है, और आज ये कानून उन लोगों के लिए है। अब देखो, सारे किसान केवल कृषि के ऊपर आधारित नहीं है। बहुत से उन्नत किसान ऐसे भी हैं जिनकी मंडी मार्ट की दुकानें भी हैं,
जिनके पेस्टिसाइड की दुकानें भी हैं, जो ठेकेदारी का काम भी करते हैं, जिनके बच्चे अच्छे IAS, HCS, APS, HPS पोस्ट पर भी लगे हुए हैं, उनकी बजाय ये कानून उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है जो केवल मात्र कृषि पर निर्भर हैं और जिनकी जोत 2-2.5 एकड़ तक ही सीमित है। उन भाइयों को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री ने यहां तक भी प्रबंध किया है कि भगवान ना करे कोई प्राकृतिक आपदा आए, जब तक मुआवजे की राशि और उसको मिले उसके लिए हालांकि कृषि बीमा योजना चालू कर दी है, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच यहां तक है कि बीमे की राशि जब तक आए तब तक भी किसान के पेट को भरने के लिए उसको कोई समस्या ना आए, उसके लिए उसको हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये उसके खाते में यानी 6,000 रुपये साल के डालने की किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है, इन सब बातों को समझ के किसान को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी भारत के किसान वर्ग के प्रति कितने चिंतित हैं और किस तरह से उसको एक उन्नत किसान, समृद्ध किसान के रूप में देखना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के विजन को समझने की जरूरत है और भ्रमित होने के बजाय उनका जो विजन है उसके ऊपर काम अगर करेंगे तो कृषि जो है आज घाटे का सौदा नहीं रहेगी। धीरे धीरे कृषि में बल्कि लोग कॉरपोरेट जगत की तरह किसान भी हो जाएगा और किसान की हालात, आर्थिक हालात इतनी ऊंची हो जाएगी, वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सकेगा, अच्छे से अच्छे घर बना सकेगा और अच्छे से अच्छे वातावरण में रह सकेगा। और जो शहरों की तरफ पलायन जो बढ़ता रहा था कि सारा रोजगार शहरों तक सीमित हो गया, वो सारा का सारा रोजगार गांव में आ जाएगा। गांव की बहबूदी के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की भलाई के लिए कृषि कानून है, ये किसान को समझना होगा। मैं अगले जो विषय हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको ही देखकर, उनको ही प्रधानमंत्री जी ने और भी रिफाइन करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कृषि कानूनों के माध्यम से, और उसको सटीक उदाहरण के माध्यम से भी आपने समझाया कि किसान का काम मंडी चलाना नहीं बल्कि अपनी फसल की अच्छी कीमत लेना और अपनी उसकी समृद्धि उसका मुख्य एजेंडा है। और चूंकि बहुत लंबा विषय है, निश्चित रूप से इसको आगामी और कई एपिसोड में हम पूरा करेंगे। तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जितने भी साथी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और अन्य जगह भी इसको भेजने का काम करें ताकि और लोगों की भी इस मुद्दे की जानकारी हो और इससे कृषि कानूनों से जुड़े और भी जो पहलू हैं, जिसमें MSP का है और भी जो 2 कानून हैं, उनकी भी जानकारी आपको मिले। तो इसके लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और अपने जो फीडबैक हैं, अपने जो सुझाव हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। और आपका कोई ऐसा विषय आप जानना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है किसी विषय पे, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना करके माननीय सांसद जी से उसका उनका व्यू जानेंगे और आपको लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास हम करते रहेंगे। तो इसी के साथ आगामी व्याख्यान को लेकर के, आगामी एपिसोड को लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।